हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 12 जनवरी को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द सेकंड चांस। इस आर्टिकल में हम रेमिशन पॉलिसी की बात करेंगे। कल हमने बिल्किस बानो केस की बात की थी, उसमें रेमिशन पॉलिसी की चर्चा की थी। एक जनरल क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि इंडिया में जो रेमिशन पॉलिसीज़ है अक्रॉस स्टेट गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ की चर्चा करेंगे। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ बांग्लादेश वन पार्टी स्टेट एंड इंडिया ऑप्शन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और बांग्लादेश में जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी और इंडिया के बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशन पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द सेकंड चांस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने बिल्किस बानो केस के बारे में बात की थी, उसमें रेमिशन पॉलिसी के बारे में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई थी उसकी भी हमने चर्चा की थी। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिक केस है। आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में रिगार्डिंग रेमिशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हम इस आर्टिकल के थ्रू वो मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? स्टेट रिक्वायर अ रेमिशन पॉलिसी विच मेक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर रिफॉर्मेटिव रेदर देन रेट्रिब्यूटिव इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इश्यूज इन द रेमिशन पॉलिसी। रेमिशन पॉलिसी के क्या क्या इश्यूज़ हैं इस आर्टिकल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। मेंस में 2024 में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 100%, 200% चांसेस हैं, 100 से भी ज़्यादा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नेंस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यार, है ना। प्रिजन रिफॉर्म से ही देख लो, 2022 में आया, 2023 में आया और 2024 में रेमिशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आ सकता है। 100 मतलब 100 से ज़्यादा भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, तो रेमिशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। कल बिल्किस बानो केस में हमने कुछ स्टैटिक चीज़ें कवर कर ली थी। फॉर एग्जांपल क्लीमेंसी पावर जो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 72, 161, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद CRPC में जो सेक्शंस दिए हुए हैं 432, 433, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको है ना स्टैटिक में पूछा जा सकता है। अब रेमिशन के बारे में बात करते हैं। रेमिशन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, कल भी हमने चर्चा किए थे। रेमिशन बेसिकली इज़ अ रिवॉर्ड अर्न बाय प्रिजनर इन डेज फॉर देयर गुड कंडक्ट एक्टिविटी एंड वर्क डन इनसाइड प्रिजन। ठीक है, तो रेमिशन बेसिकली है क्या? रिवॉर्ड है। किसके लिए? प्रिजनर के लिए। कैसे दिया जाता है? डेज के थ्रू दिया जाता है, उनके अच्छे कंडक्ट के लिए, अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए और वो जो काम कर रहे हैं प्रिजन के अंदर उसके लिए। तो ये दिन किस तरीके से दिए जाते हैं या क्यों दिए जाते हैं ये समझते हैं। मान लीजिए आपने, है ना, आपको सज़ा हुई 10 साल की, है ना। किसी भी प्रिजनर को सज़ा होती है लगभग 10 साल की। ठीक, हर महीने उसे 2 दिन रेमिशन के अवार्ड हो रहे हैं। ठीक, तो वो 9 साल तक के उसने सज़ा काटा और उसके पास 365 डेज़ रेमिशन के टोटल हो गए। तो 9 साल कंप्लीट होते ही उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा अंडर रेमिशन पॉलिसीज़। ठीक है, तो जो दिन वो इकट्ठे कर रहा है अपने गुड बिहेवियर के कारण, अच्छे काम के कारण, उससे बेसिकली उसको जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी? सज़ा उसकी ख़त्म हो जाएगी और जेल से वो रिहा हो सकेगा। तो रेमिशन बेसिकली क्या ऑफ़र कर रहा है? रेमिशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिजनर टू एंगेज इन रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ इन द होप ऑफ गेटिंग आउट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। रेमिशन ऑफर कर रहा है अपॉर्चुनिटी प्रिजनर को कि वो किस में एंगेज करे? अपने बिहेवियर को सुधारने में, रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज करें, अपना बिहेवियर सुधारें, अपना कंडक्ट सुधारें और जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाएं, है ना। तो कुछ ना कुछ उनके अंदर होप रहेगी। अगर रेमिशन पॉलिसी नहीं रहती है तो वो होप भी नहीं रहेगी। तो बेसिकली जो रेमिशन पॉलिसी है वो एक रे ऑफ होप है प्रिजनर के लिए जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो
अगर हम हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव रिवेंज लेना होता है क्या? नहीं। रेट्रीब्यूशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका ऑब्जेक्टिव होता है पनिशमेंट के थ्रू लोगों का सुधार करना, लोगों का रिफॉर्म करना। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में जो है लोगों को लेकर आना, जो प्रिजनर हैं उन्हें बेसिकली सुधारना और दोबारा से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने लायक योग्य बनाना, ताकि सोसाइटी के लिए वो दोबारा खतरा ना बने। तो बेसिकली ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और रेमिशन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो रेमिशन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक, अब रेमिशन के बारे में एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है वो क्या है? रेमिशन सिस्टम हैज़ बिन डिफाइंड अंडर द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। ठीक, जो रेमिशन सिस्टम है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं रेमिशन सिस्टम से रिलेटेड, वो कहाँ पर डिफाइन है? 1894 प्रिजन एक्ट में। ये प्री में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कैसे रूल्स बनाए गए कि भाई रेमिशन कौन से कन्विक्ट के लिए अप्लाई होगा, कौन से कन्विक्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा, कितने दिन जो है आप काम करवाएंगे, अच्छा बिहेवियर होगा तो कितने दिन आपको रिवॉर्ड की तरह दिए जाएंगे। ये रूल्स जो है प्रिजन एक्ट 1894 में क्या किए गए हैं? दिए गए हैं, बनाए रखे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इश्यूज़ की। ठीक, तो सबसे पहला इशू क्या है? हमारा जो फर्स्ट इशू है वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन रेमिशन पॉलिसी। ठीक, अब एक चीज़ आपको तो पता है ही, जो प्रिजन है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में आता है तो ये जो सब्जेक्ट होगा स्टेट के अंदर आएगा, और जो पॉलिसीज़ होंगी रेमिशन रिलेटेड वो सारे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इन पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, जो पॉलिसी बनाई जाती है वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ नहीं होती हैं और उसका मिसयूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्किस बानो केस में यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये लाइन लिख के एग्जाम्पल लिखेंगे, बिल्किस बानो केस। ठीक, रेमिशन पॉलिसी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल फॉर पोलराइजेशन। इसमें आप राजीव गांधी केस को एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं। अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल जो पार्टी जिनकी सरकार होती है वो रेमिशन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसमें बिल्किस बानो केस भी दे सकते हैं आप, है ना। गुजरात गवर्नमेंट इलेक्शन के जस्ट पहले ये रेमिशन पॉलिसी को अप्लाई करी थी और कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये बेसिकली पोलराइजेशन टूल की तरह यूज़ हो रहा है। ये सारे इश्यूज़ रेमिशन पॉलिसी में हैं। थर्ड क्या है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई फॉर कन्विक्ट्स इन्वॉल्व इन हीनस क्राइम। ठीक है, जो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल रेप, गैंग रेप या फिर मर्डर्स, इन केसेस में रेमिशन को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रिजनर, है ना, ओवरऑल सोसाइटी के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि इनके लिए क्या रेमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन्हें जल्दी छोड़ना चाहिए, ये सोसाइटी के लिए दोबारा खतरा तो नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इशू है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन स्टेट पॉलिसी अक्रॉस ऑफेंसेस एंड कन्विक्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है और अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होने के कारण लैक ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है हमें रेमिशन पॉलिसीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके लिए गुजरात में रेमिशन प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। फॉर कौन से ऑफेंसेस? जो कि हीनस क्राइम है ना। तो हीनस क्राइम वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे गुजरात के अंदर 2014 की जो नई वाली पॉलिसी है ना, जो पुरानी वाली पॉलिसी है उसमें ये प्रोविजंस थे कि हीनस क्राइम, रेप और गैंग रेप, इन सारी चीज़ों के लिए भी रेमिशन दिया जाता था। लेकिन 2014 की बाद की पॉलिसी में गुजरात की रेमिशन जो है कुछ ऑफेंसेस के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में देखें तो अगर आप 28 साल की सज़ा काट लेते हैं तो जितने भी ऑफेंसेस होंगे, है ना, कोई भी ऑफेंसेस, आप उसमें जो है रेमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। एक मिनिमम जो यूनिफॉर्म नॉर्म होना चाहिए उसकी कमी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब जब ये चीज़ें होती है ना, अक्रॉस ऑफेंसेस और कन्विक्ट, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या वो हीनस क्राइम वाले लोगों को रिफॉर्म करने के लिए नहीं बना है? क्या उस क्राइम में हम सीधे लोगों से रिवेंज लेना चाहते हैं? तो नॉर्मेटिव क्वेश्चन
एक यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कुछ ही लोगों को रिफॉर्म करने के लिए बना है, बाकी लोगों को रिफॉर्म करने के लिए नहीं बना है, जो लोग हीनस क्राइम कर रहे हैं या फिर जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक और इशू आता है कंसिस्टेंसी के कारण, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होने के कारण कुछ स्टेट में है ना 2 दिन रेमिशन दिया जाता है अगर आप 1 महीने बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट में 3 दिन दिया जाता है। हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ हीनस क्राइम के लिए रिवॉर्ड दिया ही नहीं जाता है ना। अगर आपने हीनस क्राइम किया तो आपको कोई रेमिशन नहीं मिलेगा, अवार्ड ही नहीं दिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। तो वही नॉर्मेटिव क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ ही लोगों को रेमिशन दिया जाना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इशू है हमारा फिफ्थ, वो क्या है, लैक ऑफ वाइड रिप्रेजेंटेशन इन सेंटेंस रिव्यू बोर्ड। जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है वो असेस करता है रेमिशन एप्लीकेशन को, जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के थ्रू बनाती है, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड। इसमें लैक ऑफ वाइड रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ना। जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो अलग अलग सेक्शन के नहीं होते हैं, और इसलिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो भी है ना आर्बिट्री होती है, जैसे कि बिल्किस बानो केस में हुआ था। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट इशू क्या है, स्टेट फेल टू इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस एंड ग्राउंड लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस जजमेंट। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किए गए थे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, उसे इम्प्लीमेंट वो नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे। इसमें आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि एक तो जो रेमिशन पॉलिसी है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, और अक्रॉस ऑफेंडर सभी को रेमिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्मेटिव बनाया जाए, ना कि रेट्रिब्यूटिव बनाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है। इसके लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मिनिमम नॉर्म्स जो है केंद्र सरकार बनाए, और उस मिनिमम नॉर्म्स को सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे, है ना। मिनिमम यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है अक्रॉस द स्टेट रेमिशन पॉलिसीज़। ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर है, समझ में आ गया है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है बांग्लादेश वन पार्टी स्टेट एंड इंडियाज़ ऑप्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर इंटरव्यू दे रहा है इस बार, उसके लिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं बांग्लादेश में। रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, और उस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ये बेसिकली हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं। टोटल 300 सीट हैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और उसमें 223 सीटें जो हैं रूलिंग अवामी लीग के द्वारा जीती गई है। जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी है, अवामी लीग, जिसे कौन हेड कर रहा था, शेख हसीना। शेख हसीना 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्यों अच्छी न्यूज़ है, पहले ये समझते हैं, फिर समझते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छी न्यूज़ इसलिए कि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है वहाँ की, नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी कोलिशन, ये ट्रेडिशनली इंडिया के अगेंस्ट रहे हैं, और जो आवामी लीग है, जो शेख हसीना की पार्टी है, वो हमेशा प्रो इंडिया रही हैं। तो जब भी ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे अभी मालदीव्स में जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है, उनके रिलेशन जो है इंडिया से अच्छे नहीं हैं। वो उनके जो रेटोरिक आपने देखा होगा, इंडिया आउट, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जब भी वो पार्टी जो मालदीव्स में अभी आई है, जब भी वो जीतती है, तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो बेसिकली रिजीम बदलती है तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन जो रिलेशन है वो कंट्रीज़ के साथ ख़राब होने लगते हैं। वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश में भी अगर शेख हसीना नहीं जीतती तो इंडिया के फॉरेन रिलेशन बांग्लादेश से ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि शेख हसीना जीती। दिक्कत क्या है,
तो दिक्कत ये है कि किस तरीके से शेख हसीना जीती, ये बहुत बड़ा इशू है। शेख हसीना जो है जो जीती हैं वो एक तरफा जीती हैं। मेन जो अपोजिशन पार्टी थी, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी, उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में था ही नहीं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी कोलिशन, ये अपोजिशन पार्टी का इलेक्शन में जो है कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। उसके अलावा जो इलेक्शन थे वो रिग्ड थे, है ना, ताकि लोगों को वोटर टर्नआउट जो है दिखाया जा सके। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे वोट डलवाया गया, उनको पैसे दे दे के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जो अपोजिशन में लोग चुने गए, 223 के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे ना, ये कौन लोग हैं? ये आवामी लीग के ही पार्टी के मेंबर हैं। ये इंडिपेंडेंट, एज अ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, और यही जो है इंडिपेंडेंट अब अपोजिशन का काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर, है ना, क्या हो गया है, डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म हो गई है, ठीक है, और ये ऑटोक्रेसी बन चुका है। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। म्यांमार में ऑलरेडी कूप चल रहा था, और बांग्लादेश में भी अब डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। हालांकि जो गवर्नमेंट बनी है वो इंडिया के लिए अच्छी है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। सबसे पहले शेख हसीना के इलेक्शन जीतने पे कौन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा? ऑब्वियसली चाइना ने। चाइना और रशिया ने क्या कहा होगा? वेलकम टू द क्लब, ठीक, हमारे क्लब में आइए, हम भी ऑटोक्रेसी, आप भी ऑटोक्रेसी। इंडिया ने भी रिसेंटली शेख हसीना गवर्नमेंट को दोबारा पावर में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया ने भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, चाइना ने भी कर दिया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस है, उन्होंने इस इलेक्शन को कंडेम किया है और इंडिया पे भी प्रेशर बना रहे हैं कंडेम करने के लिए, लेकिन इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। अब इंडिया के साथ इशू जो आ रहा है वो ये है कि इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात करती है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते ही एक ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सेम चीज़ यूएस के ऊपर भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं है। खुद डेमोक्रेसी है, हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, लेकिन जहाँ उनका नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा होगा वहाँ पर ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया, चूँकि यहाँ पर उनके ऑयल इंटरेस्ट सर्व हो रहे थे, इंश्योर हो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो ऑटोक्रेसी थी उसको सपोर्ट किया। तो यूएस जैसे डबल स्टैंडर्ड के एलिगेशन के साथ इंडिया को भी जीना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया का अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रिलेशन रहे शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए दिख रही है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को फोर्स कर रही हैं और प्रेशर बना रही हैं कि भाई आप कंडेम कीजिए। तो इस बेसिकली आर्टिकल में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो मुझे थोड़े प्रैक्टिकल नहीं लग रहे हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसे एम्पावर करो। यार अपोजिशन पार्टी इंडिया के अगेंस्ट में है ना। अभी तक के अगर आप ट्रेडिशनली देखें जो अपोजिशन पार्टी है कौन सी है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये ट्रेडिशनली इंडिया के अगेंस्ट में होती है। जब भी इनकी सरकार आती है इंडिया के रिलेशन ख़राब होते हैं। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है क्या? नहीं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो अवामी लीग है उसमें प्रो इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसमें जो कैबिनेट बनाई गई है उसमें प्रो इंडियन लीडर्स हैं ही नहीं। तो एक नई पार्टी बनाई जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरह? एक नई पार्टी क्या इंडिया डेवलप कर सकती है रॉ के थ्रू? यार ये भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना। ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये ऑप्शंस यहाँ पर तलाशे गए हैं, दिए गए हैं, है ना। तो अपने को नहीं पता, ये हमारे लिए उतना रेलेवेंट भी नहीं है, ठीक। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है भाई बांग्लादेश भी गया अब अपने हाथ से। साउथ एशियन की बहुत सारी कंट्री इंडिया के हाथ से छूटती जा रही है। उसके साथ जो उसके रिलेशन है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, इस पे सवाल उठते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे उठते हुए दिख रहे हैं ये समझ। देखो मालदीव्स अभी रिसेंटली मालदीव्स आउट, बायकॉट, इंडिया आउट करते हुए चला गया, रिजीम चेंज हो गई। नेपाल के साथ ब्लॉकेट किए थे तो P2P रिलेशन अभी भी ख़राब है। हालांकि रिलेशन थोड़े बेहतर हुए हैं लेकिन उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। मालदीव्स गया, पाकिस्तान से हमारा कोई दोस्ती नहीं है। अफ़गानिस्तान गया, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया और तालिबान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है अभी तक के, है ना। बैक चैनल बात हो रही हो तो
उतना हम मतलब उतना इम्पोर्टेंट वो है नहीं। तो तालिबान गया अफ़गानिस्तान, बेसिकली अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं। श्रीलंका चला गया क्योंकि वहाँ राजपक्षे आ गया, वो प्रो चाइना आदमी है। मालदीव्स भी चला गया। म्यांमार में कूप हो रखा है तो वहाँ पर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और अब बांग्लादेश भी चला गया। तो अब एक पावर जो बची है भूटान, जो कि इंडिया का अच्छा दोस्त है। इसके अलावा बाकी साउथ एशिया की सारी कंट्री है ना, उससे इंडिया के रिलेशन ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत चिंता की बात है ना। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पे सवाल उठेंगे ही उठेंगे, और ये पॉलिसी पे सवाल उठना लाजमी भी है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।